अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुहेब सारिक यूट्यूब चैनल पे। सुहेब सारिक पे एक नई वीडियो के साथ और इस चीज़ की अवेयरनेस पहुँचे कि कोरोना वायरस को संजीदा लेने की ज़रूरत है और इससे जो जंग लड़नी है वो लाजमी तौर पे तभी लड़ी जा सकती है जब आप इसको संजीदा लें। और सबसे बेहतरीन हथियार कोरोना से जो जंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो आम आदमी की एहतियात है और वही उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी ज़मानत है। इंशाअल्लाह हमारा ईमान है और हमारी पूरी उम्मीद है हमें कि पाकिस्तान इससे बहुत जल्द बेहतर अंदाज में निकल जाएगा और इसको शिकस्त देगा और एक अजीम कौम बन के आगे निकलेगा और साबित करेगा कि पाकिस्तान दुनिया की बहुत सी अक़वाम के मुकाबले में शऊर रखने वाली कौम है और संजीदगी से किसी भी मुश्किल का मुकाबला करने को तरजीह देती है। आज इसी सिलसिले में हम जो कोरोना वायरस के हवाले से कैंपेन चल रही है, आगाही चल रही है, मुहिम जिसको आपने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो हम लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं उसको आपने काफ़ी सराहते हुए हमारी वीडियोस पे अच्छा फीडबैक भी आया है। इसी तरह हम मुख्तलिफ पाकिस्तान और बैरून मुल्क रहने वाले लोगों से उनकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं, वो कोरोना वायरस को किस तरह देख रहे हैं, उनके आसपास की जो सोसाइटी है, जो माशरा है, उनके जो शहर है, वहाँ की आवाम कोरोना वायरस को किस तरह ले रही है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हो रही है। आज हमारे साथ एक और बहुत पाकिस्तान के हालात को काफ़ी बारीकी से देखने वाली और पाकिस्तान के हालात को नज़र रखने वाली शख्सियत मौजूद हैं। उनमें से एक शख्सियत का आज हम आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं। उनका नाम है अज़हर हाशमी साहब, जो कि लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और उन्हें बताएंगे, उनसे पूछेंगे, लोगों को बताएंगे कि वो किस तरह इससे लड़ रहे हैं और उनसे किस तरह के लोग जो हैं वो इस दौरान मिले हैं और लोग उनकी मुताबिक लोगों में क्या रुझान है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में है या नहीं है, महज इसको लोग अफवाह और एक झूठी कहानी के तौर पे ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब, आपसे पहला सवाल मेरा, आपने माशाल्लाह लाहौर में काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, लाहौर में आपका काफ़ी कारोबार की वजह से भी आना जाना है या किसी किस्म की जो आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, क्या आपने देखा है कि लाहौर की जो आवाम है वो कोरोना वायरस को संजीदा ले रही है और अक्सरियत आपके ख्याल में इस हवाले से कोरोना वायरस को क्या समझती है कि ये वाकई कोई चैलेंज है जिससे नबज़ आज़मा होने के लिए हमें यकजहती और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है? क्या देखा है आपने आवाम में? जी अस्सलाम वालेकुम। आपका पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में कोरोना को सीरियस लिया जा रहा है कि नहीं। तो मेरे ख्याल में ये है कि ये डिपेंड करता है ना, हर सोसाइटी में मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। अगर हम इनको दो हिस्सों में बांट लें तो एक वो तबका है जो पढ़ा लिखा है और इस चीज़ को समझता है कि ये कोरोना वबा है क्या, जबकि दूसरा तबका जो है वो आप यूं समझ लें कि वो ज़्यादातर इलिटरेट है। फिर अगर हम इसको ज़रा सा और एनालाइज करें या डेप्थ में जाएं तो वो मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि एक तबका है जो वेल टू डू जिसे कहा जा सकता है, जिसके पास खाने पीने के और अखराजात के लिए काफ़ी पैसे हैं, जबकि दूसरी तरफ मज़दूर तबका है जो रोज़ के रोज़ कमाता है और रोज़ के रोज़ उसे इस्तेमाल करता है। तो पहली बात तो यह है कि जिस बंदे को अवेयरनेस ही नहीं है उस बेचारे का, उससे तो ये पूछना ही
बेवकूफ़ी होगा कि वो इसको सीरियस लेता है कि नहीं लेता है। बड़ी सिंपल सी बात है, जिसको ज़्यादा इल्म होगा इसकी कि इसका कितना ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट है, कितना ख़तरनाक है, वो उसी से उतना ही ज़्यादा खौफज़दा होगा और उसकी प्रिकॉशन भी उसी लिहाज से लेगा। दूसरी तरफ जो बंदा बिल्कुल इसको जानता ही नहीं है, बेपरवाह लापरवाह होगा। और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक्स है, घर की जो रोज़मर्रा की इकोनॉमिक्स है, उसका बड़ा दखल है इसमें कि जिसके पास जमा पूंजी है, पढ़ा लिखा भी है, तो वो समझदार बन जाएगा, वो आइसोलेट कर लेगा अपने आप को। तो उसके लिए 2 हफ्ते छोड़, 2 महीने छोड़, वो 6 महीने, उसके लिए उसका तो कोई मसला ही नहीं है। मसला है जिनके पास किराए के घर हैं, मजदूरी नहीं है या रोज़मर्रा उन्होंने करना है, उनके तो प्रॉब्लम, उनके लिए कोरोना हो या कोरोना से भी कोई बढ़ के कोई और बड़ी बीमारी भी हो, तो उनके लिए क्या, वो इसको नहीं फ़र्क समझते या ना इसको, उनके लिए इनके कोई फिक्रमंदी, उनके लिए पेट पूज मरना, तो फिर उन्होंने वैसे मतलब भूख से मर जाए फिर वो, तो उससे बेहतर है कि आप जो है ना रिस्क लें जिसमें चांसेस हैं, और ज़रूरी तो नहीं है कि कोरोना आपको हो जाए, ठीक है। तो मेरा तो इसके ख्याल में यही है कि ये तबकात पे और जो मुख्तलिफ नौइयत के जो लोग हैं जिनकी कैपेसिटी जो है वो मुख्तलिफ है, उसके हिसाब से ये वेरी करता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, आपने काफ़ी जामिया गुफ्तगू की, पहले सवाल के जवाब में आपने काफ़ी तफसीलन और हौसला अफजा बातें की। अगला सवाल आपसे ये है अजहर साहब कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस आने के बाद से आम आदमी जो कि एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता है या रोज़ कमा के रोज़ अपने घर में जो है वो अपने माशी गुज़र बसर के लिए जमा करता है, किसी तरह से अपने घर के माशी सर्कल को चलाने की कोशिश में लगा हुआ है, उस पे कोरोना वायरस के आने के बाद से ख़ासतौर पे जो लॉकडाउन हुआ है, जो डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लॉकडाउन के ज़रिए कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है और ये एक मुफीद अमल है कोरोना वायरस को रोकने में। और हमने देखा भी है कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो पहले के मुकाबले में बतदरीज कम होते जा रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस सिलसिला जारी रहे, कोरोना वायरस से हमें निजात हासिल। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो एक आम आदमी है उस पर आप क्या समझते हैं? आपने जो आसपास नोटिस भी किया है कि एक आम आदमी को लॉकडाउन ने किस तरह हिट किया है और लॉकडाउन की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी पहले कोरोना के आने से पहले और कोरोना के आने के बाद कितनी मुतासिर हुई है या कितनी जो है मुख्तलिफ हो गई है, मनफी अंदाज में या मुस्बत अंदाज में? आपका इस पर क्या टेक? आपका दूसरा सवाल यह है कि कोरोना की वजह से जो मुलाजम पेशा लोग थे उन पर क्या फ़र्क पड़ा। तो यार ये तो मतलब सामने है कि जब कारोबार ही नहीं है तो ज़ाहिर है जो मालकान है वो कोई भी कंपनी हो, देसी हो या वलायती हो, तो बहुत कम लोग होते हैं, हज़ारों लाखों में 1-2 होते हैं जो पल्ले से खर्च करके इस वक्त को निकालते हैं। ज़्यादातर तो ये जो सेठ लोग होते हैं या कंपनी के लोग होते हैं वो तो फौरी बंदे को एक स्किल लगाते हैं। अभी मेरे एक दोस्त थे, वो चाइना पेट्रोलियम में उनकी फ़्लाइट थी शायद परसों की, बेचारे को फ़्लाइट से कुछ टाइम पहले उन्होंने एक लेटर थमा दिया कि भाई अब आपकी ज़रूरत नहीं आने की, पैसे आपको घर में मिल जाएंगे। हमारे यहाँ बड़े बड़े नाम हैं जिनका कंपनीज़ हैं जिनका पाकिस्तान में नाम था और है, कंस्ट्रक्शन की हैं, इंजीनियरिंग की हैं और भी होंगी प्रोडक्शन की, जिसका क्योंकि मेरा तल्लुक ज़्यादातर इससे है तो मैं जब समझता हूँ तो कंपनियां बंद कर दी भाई, उन्होंने बंदे निकाल दिए। अब वो सारे जो
फैमिलीज चला रहे थे लोग, मतलब जो चलो हज़ारों में कुछ ले रहे थे, कुछ लाखों में भी ले रहे होंगे, ठीक है जी। और उनका एक सेटअप था, बच्चे पढ़ रहे थे, खाना हर चीज़ चल रही थी। अब वो यकदम कोरोना की वजह से ख़त्म हो गया। कंपनियों ने मतलब देर ही नहीं लगाई, उन्होंने 6 महीने छोड़ के 2 महीने में देखा, उन्होंने कहा भाई जाओ। अब ये मैं अफसोस ही किया जा सकता है, हमदर्दी का इजहार ही किया जा सकता है। अब इतनी तादाद को आप क्या कर सकते हो, है नी? तो वो एक कुछ लोग कह रहे थे कि जी ये अल्लाह का अज़ाब है, तो एक ज़्यादा समझदार आदमी ने कहा नहीं, अज़ाब जब आता है तो कौमें तबाह हो जाती है, ये आजमाइश है, तो तौबा इस्तग़फ़ार का टाइम है ये, मतलब अल्लाह ताला ने कहा। तो ये मैं भी शायद मतलब यही समझता हूँ कि अल्लाह ताला माफ़ी दे, आजमाइश भी ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग तो आजमाइश के काबिल नहीं है, लेकिन ये है मुश्किल वक्त। जो शरीफ लोग थे ना, कुछ लोग था ना जो हाथ वाथ फैला के तो खड़े हो जाएंगे, चौकों में ले लेंगे। अब ये जो नामों नेहाद जिसको हम कहते हैं, सो कल सफ़ेद पोश लोग थे बेचारे, कि है तो वो गुर्बत की लकीर में, लेकिन अपने आप को गरीब तो समझते नहीं, उनका क्या बनेगा, परेशानी है। ये अगर लॉकडाउन ख़त्म ना होता तो मैं आपको ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ये छीना झपटी और ये बहुत शुरू हो जानी थी, क्योंकि जब आपके पेट में कुछ नहीं है तो फिर तो आप नहीं देखते हो। ये रिंग रोड है हमारे पास, यहाँ से जो रास्ते नीचे जिसको आप इंटरचेंज कहते हैं, यहाँ पे लोगों के झमघट्टे होते थे, क्योंकि वो समझते थे कि जो बंदा भी गाड़ी में आ रहा है तो हमें तो कुछ दे के ही जाएगा, हाँ जी। तो अल्लाह ताला माफ़ी दे, मुश्किल वक्त है, तो हालात अल्लाह दुआ करते हैं ये जल्दी काम ख़त्म हो जाए और कारोबार दोबारा पटरी पर चढ़ जाए। ना तो ये हुकूमतें ही बर्दाश्त कर सकती हैं ज़्यादा लंबा अरसा, ना ये उनको खिला सकती हैं। ये अल्लाह ही खिलाने वाला था, वही खिला रहा है और आइंदा भी वही खिलाएगा। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये आसानी फरमाए। अच्छा, आपने काफ़ी जामिया गुफ्तगू की और काफ़ी हमारे व्यूवर्स को भी यकीनी तौर पे इस हवाले से फैसला कौन और हौसला अफजा तसल्ली बख्श आपने जो है वो आगाही देते हुए गुफ्तगू की है, और वो यकीनी तौर पे इस पर काफ़ी सबक आमोज़ लेसन आपकी तरफ से होगा। अगला और आखिरी सवाल ब्रीफली मैं आपसे करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस आने के बाद, जैसे कि ज़िमनी सवाल मेरा पिछला उससे ताल्लुक़ रखता है कि इकॉनमी को, पाकिस्तान की माशी हालात को, पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी बुरे अंदाज में कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने हिट किया है, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो कदरे बेहतर हम देख रहे थे गुज़िश्ता हुकूमतों की वजह से, जो उसमें उतार चढ़ाव आए थे। इस हुकूमत के आने के बाद से मुआशी सूरत हाल थोड़ी सी बेहतरी की जानिब गामज़न होने लगी थी, और उस ट्रैक पे आने लगी थी जिस ट्रैक पे चढ़ के हम अपनी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं और एक ताकत के तौर पर उभर के सामने आ सकते थे। लेकिन कोरोना वायरस आने के बाद से क्योंकि लॉकडाउन करना पड़ा, और लॉकडाउन में बहुत से छोटे बड़े कारोबार जो हैं वो बंद हुए, उनकी जो फाइनेंशियल सर्कल है, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो रुक गई, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ रुक गई, फाइनेंशियल सर्कल को जो है वो ब्रेक लग गया। आपके ख्याल से क्या समझते हैं, लाहौर में आप बैठे हुए हैं तो लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से भी और अपना एक्सपीरियंस देते हुए, अपने ओपिनियन देते हुए, अब पाकिस्तान की जो इकॉनमी क्राइसिस के बाद इकॉनमिक कंडीशन है या इकॉनमिक जो पाकिस्तान का सर्कल है, कोरोना वायरस के आने के बाद से, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, अब उस सर्कल को दोबारा से चलाने के लिए या पाकिस्तान की इकॉनमी को दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने के लिए कितना वक्त बिलखुसूस हमें दरकार होगा? और साथ ही साथ ज़रा ये भी बताइए कि पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरह से ऊपर नीचे उतार चढ़ाव उसमें आए हैं कोरोना के आने के बाद से, ख़ास तौर पे पिछला पूरा 1 साल, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान का जो सोशल और फाइनेंशियल सेक्टर है उस पर काफ़ी दबाव आया है, और उसको दोबारा से उसी मुकाम पे लेके जाने के लिए जो कि पहले से हमने किसी तरह जो है वो मेंटेन करने की तरफ लेके जा रहे थे,
اب اس کی طرف جانا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ کا تیسرا سوال تھا کہ اکانومی کو درست کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے۔ یار یہ مشکل سوال ہے، کیونکہ میں تو اکانومسٹ نہیں ہوں، تو میں اس کے بارے میں کوئی جس بات کا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کے بارے میں رائے جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے پوچھ لیا سوال تو میں ایک ویسے ہی اپنے عمر کے حساب سے اور جو حالات ہیں اس کو جو میں دیکھتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ کرونا ٹھیک ہو جائے، یہ کرونا کا مسئلہ حل ہو جائے اور ہمارا یہ جو ریئل اسٹیٹ وغیرہ میں کام جو ہے یہ چل پڑے، تو یہ بہت جلد ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ کرونا اگر آپ کا 2 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے لگیں گے اس کو بعد میں پٹری پہ چلنے کے لیے، یہ میرا خیال ہے۔ لیکن اگین میں کوئی اکانومسٹ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک سوال آپ نے کیا تھا جی کاروبار کا فیوچر کیا ہوگا، تو بھائی وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ جو لوگ اپنی دکانیں بڑھاتے نہیں ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم وہ ایک گول سا جس کو لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ ایک ریکارڈر سا ہوتا تھا، توا ہم بولتے تھے اس کو، ہاں جی، وہ لگایا کرتے تھے جس کے اوپر ایک ڈاگ کا نشان بناتا تھا اور ایک لاؤڈ اسپیکر کا تھا، لکھا ہوتا تھا ہز ماسٹرز وائس۔ ایک زمانہ تھا جب وہ چلتا تھا، پھر ریڈیو آ گیا، اور میرے اپنے ایک عزیز کے پاس پیانو جیسی شکل کا ایک انسٹرومنٹ تھا جس میں وہ ریڈیو لگا ہوا تھا، جس کا باقاعدہ اینٹینا چھت کے اوپر لگایا جاتا تھا بھائی۔ پھر ٹرانزسٹر آ گیا، اور اب وہ کدھر ہے؟ تو اگر آپ نے دکان ٹرانزسٹر کی، ریڈیو کی یا گرامو فون کی رکھی ہوئی ہے تو بھائی رکھے تو اب اینٹیک میں شمار ہو گیا، دکان چلے گی نہیں۔ کوئی شوقین آ جائے گا، کوئی بابا آپ کی طرح کا، میری طرح کا، جس کے پاس پیسے بھی کوئی بے تحاشائی فالتو ہوں گے، تو وہ 2 روپے کی چیز 100 روپے میں، 100 کی چیز 1000 لاکھ میں لے جائے گا، چلے گی نہیں بھائی۔ تو اسی طرح یہ جو کاروبار کے جو پیمانے تھے یہ اب بدلیں گے۔ اسی زمانے میں ہم گھر سے کپڑے کے بنے ہوئے تھیلے لے کے جایا کرتے تھے، پھر پلاسٹک کا آ گیا۔ اب مجھے نہیں یاد کہ کوئی بندہ گھر کی بنی ہوئی ٹوکری یا کوئی تھیلا لے کے جاتا ہو، تو اب تو بلکہ لوگوں نے جانا ہی چھوڑ دیا۔ میرے اپنے گھر میں وہ رات کو بیل بجتی ہے اور میں جب ناراضگی کے موڈ میں باہر نکلا تو پتہ چلتا ہے وہ ڈلیوری ہوا ہے۔ اب کیا کریں بھائی، میرے اپنے گھر میں ڈلیوری بوائے آتا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کام کو سمجھ لیا، کاروبار کو سمجھ لیا کہ لوگوں کے گھر تک پہنچانا ہے، تو بھائی وہی چلے گا۔ اب اسی طرح آپ کا آپ نے جو سوال تھا، تو وہ بھی یہی ہے کہ کاروبار جن لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈال لیا، وہ چلے گا۔ اور جو رہ گئے پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی وہ پہلے تو ایسے ہی تھا، تو بھائی وہ پہلے والی چیزیں اب نہیں ہوں گی۔ تو اب نئے وقت، نئے زمانے کی ضروریات کے تحت اور جو فیسلٹی ہیں ان کو استعمال کرنے کا جن کو طریقہ آتا ہوگا، جو اس کا ادراک رکھتے ہیں،
وہ تو ابھی بھی کاروبار تو ہونا ہے. یہ پہلی ایک بات سمجھ لیں, کاروبار ختم نہیں ہو سکتے, زندگی ختم نہیں ہو سکتی جب تک قیامت نہ آ جائے. تو جب تک قیامت نہیں آتی کاروبار تو ہوگا, البتہ اس کے جو طریقے ہیں, جو شکلیں ہیں, وہ بدل جائیں گی بھائی. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو عام جو ریڑے میں رکھ کے آتے تھے اب نہیں آئیں گے, اب پیٹیوں میں آئیں گے. اب پیٹیوں میں بھی نہیں آئیں گے. اگر اب وہ فرانسیسی اور دوسرے جو لوگ سیب بھیجتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ وہ گتے کی ٹرے ایک ایک میں ایک رکھا ہوتا ہے. تو اگر آپ وہ کر لیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں کریں گے تو بھائی وہ ریڑی میں پڑے ہوئے ہیں, وہ تربوز کی طرح آپ نے وہ ٹرک میں رکھا اور چل بھی پھینک دیے پڑے ہوئے ڈھیری لگا کے. کوئی جاتا آتا لے لے گا 10-20 روپے کا, ویلیو ایڈڈ نہیں ہوگی. اللہ حافظ. بہت شکریہ اظہر ہاشمی صاحب, لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے, تھوڑا بہت اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے عوام کے ساتھ. پاکستان میں کرونا وائرس کے اوپر کیا صورت حال ہے, انہوں نے جتنا نوٹس کیا ہے اس کے مطابق وہ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام کرونا وائرس کے حوالے سے کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, یا اس میں تاحال کسی قسم کا کوئی فقدان ہے, کسی قسم کی کوئی مایوس کن صورت حال نظر آ رہی ہے, جو کہ میڈیا اور عالمی جریدے بھی اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. شعیب صالح کی یہ کرونا وائرس کے اوپر چلنے والی کمپین کی ایک اور ویڈیو, ایک اور چھوٹا سا سیشن, اس کی لیٹسٹ ایپیسوڈ آپ نے دیکھی. آپ اپنا فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے, ویڈیو کے بارے میں جو بھی آپ کے تاثرات ہیں وہ ضرور دیجیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مختلف موضوعات کے ساتھ اس چینل پہ شعیب صالح کا آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا, اور مزید مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے ان کے تبصرے اور تجزیے اور ان کے ایکسپیرینس آپ تک لے کے آئیں گے, اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر موضوع پہ, ہر ٹاپک پہ اویئر رکھا جائے, آپ کو آگاہ رکھا جائے, تاکہ پاکستان کا وہ نوجوان جو پاکستان کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ میدان میں آ رہا ہے, لیکن موجودہ صورتحال میں مایوس ہے, اس کو ایک پلیٹ فارم دینے کی کوشش کریں گے, اس کو ایک راہ دکھائیں گے کہ جس پہ چل کے ہم اور آپ اکٹھے پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے اپنا جتنا بھی کردار ہے وہ ادا کر سکتے ہیں, اور قطرہ قطرہ سمندر بنانے میں اپنی کوششوں کو بالکل ہم جاری رکھیں گے. انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے اور پاکستان آگے جائے گا, اور پاکستان کے دشمنوں کو بہت مایوسی اور نا امیدی کا سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان زندہ باد. شعیب صالح کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.